देखो ये जो चैप्टर है ना एसपी में, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्कोरिंग भी है और नॉलेजेबल भी है, आप बोल सकते हैं। इसके नाम, मगर हमने इसको बहुत कुछ पढ़ चुका है। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, चैप्टर का नाम क्या है एक बार हल्का सा रिकॉल करेंगे सब लोग। क्या है? डिपॉजिटरी सिस्टम। मतलब शेयर्स और अलग अदर सिक्योरिटीज को हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिपॉजिट करके ट्रेड कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, बराबर है ना। तो पढ़ते हैं, जैसे आज हमारा पैसा है, हम पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिकली आज की तारीख में ट्रेड भी हो जाता है, ट्रांसफर भी हो जाता है। बस समझ लीजिए जिस तरीके से बैंकिंग सिस्टम चलता था वैसे डिपॉजिटरी सिस्टम भी रन करेगा। तो सिंपल सा लॉजिक क्या बोल रहा है वो, कि सिक्योरिटीज दो फॉर्म में रखी जाती हैं। पहला फॉर्म है फिजिकल, जो हम लोगों ने देखा है, जो इंडिया में होता था, अभी भी कई जगहों पर थोड़ा बहुत होता है। फिजिकल सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, फिजिकल इन्विटेशंस होते हैं, उसके अपने बेनिफिट्स, उसके अपने डिसएडवांटेजेस है ना। इलेक्ट्रॉनिक, इसको हम डीमेटेरियलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। सिक्योरिटीज का मतलब सभी हो गया ना, उसमें शेयर डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज। इनको लिखा भी ना उसमें, इशूड बाय द गवर्नमेंट। फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज के डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, इसी वजह से तो हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक मोड को चूज किया ना। पहला है कि सर पेपर फॉर्म में अगर आप किसी भी चीज को इशू करते हो तो रिस्क होता है किस चीज का, घूमने का, डैमेज होने का, फटने का, चोरी होने का, मिसप्लेस होने का। ड्यूरिंग ट्रांजिशन मतलब ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, जब आप उस चीज को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, हो सकता है, बहुत चांस है उसकी डुप्लीकेट कॉपी। देखो लिखा है ना उसमें। अब जैसे आपको कोई डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मिला किसी चीज का, जैसे शेयर सर्टिफिकेट का या डिबेंचर सर्टिफिकेट का, क्योंकि ओरिजिनल वाला घूम गया है, तो उसके लिए समय, एफर्ट्स और मनी लगते हैं, किसको? कंपनी को। आपका भी टाइम बर्बाद होगा और ओरिजिनल नहीं मिलेगा आपको, डुप्लीकेट ही मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो घूमने का सवाल ही नहीं उठता। फिर इतने सारे लोगों को शेयर्स अलॉट करो, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट इशू करो, समय भी बहुत लगता है। 120 डेज का एक टाइम पीरियड हम लोगों ने पढ़ा था। अब आपको अगर शेयर्स को ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, या आप अगर आपकी डेथ हो गई या इंसॉल्वेंट हो गए आप या इंसेन हो गए, तो जो आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को या ऑफिशियल रिसीवर्स को जो शेयर्स जाएंगे, डिबेंचर्स जाएंगे, उसमें भी समय बहुत ज़्यादा लगेगा। क्योंकि फिजिकल सेट वही फिजिकल चीज़ ट्रांसफर होती है तो इट नीड्स, उसमें ड्यूटी लगती है, उसमें सरकारी चार्जेस लगते कि नहीं लगते, है ना। फिजिकल डॉक्यूमेंट्स में तो आपको पता ही है सरकार की ड्यूटीज लगती हैं। तो वो सबसे बच सकते हो ना आप, अगर सब कुछ ई हो जाए तो, फिर है ना, इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप डील करने लगो। और कभी कभी जो सर्टिफिकेट्स आपके पास आते हैं अगर वो फटे हुए हैं, फॉर्ज्ड है, उनमें अगर फ्रॉड सिग्नेचर्स है, तो बाइंग एंड सेलिंग में आपको दिक्कतें हो सकती हैं, ये तो आप लोगों को पता है। और ये सब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं ना, रजिस्टर्ड, बराबर है कि नहीं बराबर है। तो आपको पूछ सकता है कि भाई क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, बराबर है। फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज के, तो ये डिसएडवांटेजेस आपको समझ में आ गया, आया कि नहीं है। अब इलेक्ट्रॉनिक मोड जो है वो डेफिनेटली, उसके लिए कोई इंस्टीट्यूशन तो तैयार किया होगा उन लोगों ने कि भैया एक सिस्टम तैयार करते हैं। एक्चुअली ये कानून आया था 1996 में, मगर इंडिया रेडी नहीं था ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के लिए, तो इसलिए ऑप्शनल रखा गया था, है ना। अभी तो डीमैट क्या हो गया, कंपल्शन कर दिया गया है। डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है आपको बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, वहाँ से आप अपने जो डीमैट शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड जो भी खरीदना, आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। आपका बैंक आपकी पूरी सहायता करेगा। तो डिपॉजिटरी सिस्टम में अगर आप देखें तो शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डील होते हैं, डिवेंचर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डील होते हैं, जो ट्रांसफर्स भी होंगे वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होंगे। आपका बैंक ही आपके बिहाफ में पूरे काम कर देगा, आपको पूरे रिसिप्ट्स और अकाउंट्स और बैंक स्टेटमेंट आ जाते हैं उसके, ठीक है। जो आपका ये जो सिस्टम है पूरा, जिसमें आपका बैंक एक रोल अदा कर रहा हो, हम बैंक को बोलेंगे डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। वो आपके अकाउंट को मेंटेन करता है, वो आपके शेयर्स को ट्रांसफर करता है, तो पैसा डेबिट क्रेडिट हो जाता है, दिक्कत वाली बात है। वो आपके डिविडेंड को कलेक्ट करेगा, है ना, आपके बिहाफ में, जो कंपनी इशू करेगी। बोनस शेयर्स का जो फ्री का फोकट का डिविडेंड और पैसा आएगा वो आपके अकाउंट में भी आ जाएगा, तो वो सब मेंटेन करेगा बैंक। इसलिए हम इसको स्क्रिप्टलेस भी कहते हैं, मतलब पेपरलेस भी कह सकते हैं इसको, पेपरलेस ट्रेडिंग सिस्टम। स्क्रिप्ट मतलब शेयरलेस, शेयर सर्टिफिकेट लेस, क्योंकि इसमें फिजिकल डॉक्यूमेंट की कोई जगह ही नहीं बनती है। तो एक एजेंसी होगी डिपॉजिटरी, जो इस पूरे प्रोसेस को, सिस्टम को मैनेज करती है। जो एनएसडीएल और सीडीएसएल हम लोगों ने पढ़ा था, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी, ये दो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं जिनके थ्रू कंपनियां मतलब कैसे, ये कंपनी होगी, ये इंस्टीट्यूशंस हो गए, इनके थ्रू कंपनियां अपने शेयर्स को इशू करेंगी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और इनसे जुड़े होंगे बहुत सारे बैंक जिनको हम कहते हैं डीपी,
डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, इनमें होता है हम लोगों का अकाउंट, हम मतलब शेयर होल्डर। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अकाउंट खोलते हैं, क्योंकि आपने तो कुछ करना नहीं, जो करना है आपके बैंक में करना है, आपको कहा जाता है वहां पर बेनिफिशियल ओनर। यू आर बेनिफिटेड फ्रॉम द सर्विसेज बाय द डीपी एंड डिपॉजिटरी सिस्टम। क्या कहते हैं आपको? बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, तो कौन से दो इंस्टीट्यूशन है, एक बार रिपीट करेंगे, एनएसडीएल और सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड और नेशनल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड। ठीक है, तो इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ है? 1996, ऑप्शनल था पहले, है ना। दो डिपॉजिटरीज, थोड़ा जानबूझ के दो इंस्टीट्यूशन तैयार किए गए कि जिससे क्वालिटी इंप्रूव होगी, कंपटीशन बढ़ता है ना, तो एनएसडीएल और सीडीएसएल को सेटअप किया गया। पहला जो ये सिस्टम आया था जर्मनी में आया था, देखो कब आया था? 1947। तो हम लोगों ने भी समझ लीजिए लाया तो गलत नहीं किया। अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे, बैंकिंग सिस्टम को जो हमारा ऑलमोस्ट ई हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, आपका मनी सेफ होता है, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट तो खत्म ही हो चुका है ऑलमोस्ट पूरा आज की तारीख में। यहाँ पर आपके शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड सेफ रहेंगे। आप अकाउंट्स खोलते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, आरडी, है ना। यहाँ पर आपको आपकी यूनिक आईडीज मिलती है पासवर्ड के साथ में, है ना। फिजिकल हैंडलिंग होती नहीं यहाँ पर, फिजिकल सर्टिफिकेट्स का। यहाँ पर भी मनी का फिजिकल हैंडलिंग ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, और जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है बिटवीन अकाउंट टू वन अकाउंट, इसमें भी सेम वही है। तो सिर्फ फर्क कैसा है, यहाँ तो आपका बैंक वो काम कर रहा है, यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन है, मतलब एक मतलब दो है, इनके अंदर बहुत सारे बैंक आते हैं। ठीक है, तो डिपॉजिटरी सिस्टम में वो काम कौन कर रहा है? डिपॉजिटरी। और कितनी डिपॉजिटरी है? दो है, जो मैंने आपको अब भी पढ़ाया, जो कंपनियों के बिहाफ में शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो लिखा ना इसमें। और डीपी जो है, मतलब जो हमारे बैंक्स और इंस्टीट्यूशन जहां हमारा अकाउंट होता है, वो उसका एक लिंक है प्रकार का। तो मैंने आपको भी, इन्वेस्टर को हम लोग क्या कहते हैं? बेनिफिशियल ओनर, क्योंकि वो बेनिफिटेड है फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, है ना, बराबर। द बैंक्स, इन्वेस्टर्स को हम क्या कहते हैं? बेनिफिशियल ओनर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब वो सिक्योरिटीज को खरीदता है। इसके एडवांटेज क्या है? पेपर वर्क कम हो जाता है भाई, है ना। तो आप लिख सकते हैं यहां पर कि लेस पेपर वर्क, बराबर, लेस कॉस्ट, उससे आपका खर्चा बच जाएगा, है ना। ओके, स्क्रिप्ट मतलब वही शेयर सर्टिफिकेट मैंने आपको कहा था। पेपरलेस ट्रेडिंग आ जाएगी। अगर आपको बेचना है तो आपको उसके लिए सर्टिफिकेट्स और ट्रांसफर डीड्स यूज करने की जरूरत नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिकली आपके बैंक के थ्रू सब कुछ हो जाएगा, है ना। जो स्टोर करना पड़ता था, नहीं कमरों में रखना पड़ता था लिया के डॉक्यूमेंट्स को, वो सब जो स्पेस वाला इशू था वो खत्म हो जाएगा ना स्टोरेज करने के लिए। अब तो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करो, बिलियंस ऑफ मेमोरीज होती हैं, दिक्कत नहीं है। वो एक स्कैम करके एक वेब सीरीज आई थी, उसमें दिखाया था ना, वो शेयर सर्टिफिकेट्स को वो फिजिकल फॉर्म में कमरे के ऊपर रखते हैं, कमरे के अंदर, तो उसमें फटने का, चोरी होने का डर होता है, और उससे आपकी कॉस्ट और एफर्ट्स भी कम होंगे। ये एडवांटेज है डिपॉजिटरी सिस्टम का, है कि नहीं है? तो ये एडवांटेज देख लीजिए, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इन्वेस्टर को क्या क्या एडवांटेज है। पहले क्या लिखा है? रिस्क खत्म हो जाएगा। किन चीज़ों का? ना डिले होगा, तुरंत पहुंच जाएगा आपको, ना घूमेगा, ना चोरी होगा, ना उसकी डिफरेंट कॉपीज बनेगी, ना फटेगा नहीं, ना बैड डिलीवरीज होंगी, सेफ्टी होगी भाई। सिंपल है ना, सेफ्टी है, क्योंकि एक तो देखो जो डिपॉजिटरी एक्ट है उसमें डिपॉजिटरी है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स मतलब बैंक्स, तो ये सब किसी को तो फॉलो करते होंगे ना, किसी के कानून को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, और इनको मॉनिटर कौन करता है? सेबी, एज ए वॉच डॉग। तो गड़बड़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं, है ना। लिखा है द इन्वेस्टर्स कैन कीप हिज अकाउंट इन ए फ्रीज लॉक मोड टू अवॉइड प्रिवेंट अनएक्सपेक्टेड डेबिट क्रेडिट। मतलब आप इन्वेस्टर से बिना पूछे एज ए बैंक उसके अकाउंट में ना शेयर्स बेच सकते हो, ना खरीद सकते हो, ना कोई ट्रांसफर, बिना पूछे, तो वो अपने अकाउंट को फ्रीज कर सकता है, मतलब कुछ समय के लिए लॉक कर सकता है, कि बैंक अनएक्सपेक्टेड ट्रेडिंग ना करे, है ना, बिना पूछे। आपसे पहले परमिशन ली जाएगी कि हम खरीदे क्या अच्छे शेयर्स आए, या बेचे क्या अच्छी बिडिंग आई है, तो ये सब, है ना, ये इंस्ट्रक्शंस आप ही दोगे, किसको? डीपी को, है ना, बैंक को। और तब तक अकाउंट को फ्रीज कर सकते हो, बंद कर सकते हो कुछ समय के लिए, है ना, लॉक करके रख सकते हो। तो ये अच्छा पॉइंट है। फ्रीज वर्ड तो सुना भी होगा आपने, जो रुक जाए, थम जाए कुछ समय के लिए। इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होंगे, आपको ट्रांसफर फॉर्म्स इलेक्ट्रॉनिकली भरने हैं,
बराबर है। डॉक्यूमेंट्स आप मतलब अब तो फिजिकल फॉर्म का इशू नहीं हुआ ना, पहले कैसा होता था बैंक के पास जाओ, ट्रांसफर डीड उठाओ, फिर उसको फिलअप करो, फिर उसको सबमिट करो, यही होता था, अपन यादें पढ़ते थे। वो सब तो खत्म ही हो गया। डॉक्यूमेंट्स को भी लॉन्च करने की कहीं कहीं देने की जरूरत नहीं है, सब इलेक्ट्रॉनिकली होगा। स्टैम्प ड्यूटी होगी नहीं, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी काय पे लगती है, सरकार फिजिकल डॉक्यूमेंट में लिखा ना इसमें, लिवाइड मतलब चार्ज, वो भी नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में तो स्टैम्प ड्यूटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब कोई भी चीज फिजिकली ट्रांसफर होती है वैल्यू के साथ, जैसे कुरियर होता है ना, कुरियर कोई डॉक्यूमेंट होता है उसको ट्रांसफर करते हैं तो उसमें वैल्यू होती है ना उस चीज की, तो उसमें पैसे लिए जाते हैं। तो यहाँ तो सब इलेक्ट्रॉनिक है, टाइम कम लगेगा बेचने के लिए, शेयर्स इशू करने के लिए। कैश में आप डील कर रहे नहीं हो, सब चीजें कायम होंगी, बैंक टू बैंक ट्रांसफर होगा। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? मतलब आप ऐसे पैसे लिया के कहीं दे नहीं रहे हो ना, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, तो समय बचेगा आपका। अपडेट आती रहेंगी बैंक के थ्रू। इंटीमेट मतलब आपको कम्युनिकेशन मिलते जाएगा। लिखा है ना इसमें कितने शेयर्स डिबेंचर्स हैं आपके पास में, कितने पैसे का लेन देन किया डीपी ने आपके बिहाफ में, और समय समय पर ये लोग भी आपको कोई ना कोई अपडेट देते रहेंगे। ये मतलब कौन, एनएसडीएल और सीडीएसएल। बेसिकली आपका इनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है, इसलिए इनकी इन्वॉल्वमेंट आपसे कम है। एक और अच्छी चीज है, अब आपके बैंक में आपके सिक्योरिटीज हैं, तो उसी सिक्योरिटी के बिहाफ में आप लोन ले सकते हो। जैसे आपको बैंक से लोन चाहिए तो ये बोल के कि अगर मैंने लोन नहीं दिया तो आप मेरे शेयर्स और डिबेंचर्स को बेच डालना। मतलब एक प्रकार का लोन लेने का जरिया हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं आपको? यहाँ लॉट सिस्टम का कोई इशू नहीं है ना। यार लॉट सिस्टम पढ़ाता था मैं आपको कि बल्क में शेयर्स होते थे, तो एक लॉट होता था, इतने शेयर्स आपको एक लॉट में खरीदने ही खरीदने हैं, है ना। याद है पढ़े थे अपन के 200 शेयर तो आपको खरीदने ही पड़ेंगे। या एक लॉट सिस्टम आ गया कि भाई एक लॉट में आपको 100 शेयर मिलेंगे, होता ऑड इवन रूल होते थे कुछ, उसमें कई लोगों को शेयर्स मिलते नहीं थे। तो अब तो एक ही लॉट हो गया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जिसने जिसने बोली लगाया, जिसको पहले मिला उसको मिल जाएगा। पहले एक शेयर के लिए एक सर्टिफिकेट मिलता था, बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं, तो कितनी पेपर वर्क होता था, वो भी खत्म हो गया, है ना। ऑड इवन वाला जो सिस्टम था लॉट्स का, वो सब एबॉलिश कर दिया गया है। लॉट्स मतलब अ ग्रुप ऑफ शेयर्स जो उस लॉट्स में आपको मिलते थे। ओके, नॉमिनेशन फैसिलिटी क्या हो सकती है भाई, कि अगर आप मर गए तो आप अपने बिहाफ में अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वो सिक्योरिटीज को ट्रांसफर कर दोगे। तो आप जब बैंक में वो डीमेट अकाउंट खोलते हो ना, तो आपका नॉमिनेशन मतलब एक नॉमिनी का नाम भी वो मांगते हैं, तो ऑटोमेटिकली पैसे उसको ट्रांसफर हो जाएंगे या अकाउंट उसके नाम पे चले जाएगा। ऑटोमेटिक क्रेडिट, आपने अगर किसी को बेचा तो ऑटोमेटिकली पैसा आ जाएगा, और किसी से खरीदा तो ऑटोमेटिकली पैसा चले जाएगा, है ना। ठीक है, ओके, दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट एक्शन। फ्यू एग्जांपल इसमें दिया है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड पहुंच जाएगा आपके अकाउंट में, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स पहुंच जाएंगे, राइट इशू का पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो सब चीजें। रिडेम्पशन हो गया डिबेंचर का तो पैसा आएगा। कंपनी ने अगर मर्ज की, कंपनी मर्जर्स करती है ना, एक कंपनी दूसरी कंपनी में मिलती है, तो पहले आपको बताया जाएगा, और अगर आप सहमत नहीं है तो आपको पैसा दे दिया जाएगा। जैसे नहीं, जैसे वोडाफोन आइडिया मर्ज हुए, हो सकता है उनके इन्वेस्टर्स रेडी ना हो। कॉर्पोरेट एक्शंस कई बार आपको इंपैक्ट करते हैं ना, कि उस जगह से पैसे निकाल ले जाए, आप सहमत ना हो उस चीज से। ओके, एक्विजिशन, जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, जैसे टाटा ने जगवार को किया, या फॉर एग्जांपल दे रहा हूं आपको, फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने एक्वायर कर लिया आपने उसको, तो कई बार आप उससे सहमत नहीं होते हैं। तो जब सहमत नहीं होंगे तो आप बता दो कंपनी को, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट को क्रेडिट कर देगा, पैसा डाल देगा आपको, अगर आपको पैसा चाहिए रहेगा तो। समझ में आ रहा है ना क्या पढ़ा रहा हूं मैं, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, समझ में आ रहा है। ये सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन वाला समझा, कि बैंक के पास रखी हुई जो आपकी सिक्योरिटीज है, शेयर डिबेंचर्स बॉन्ड्स, उस पर आपको लोन भी मिल सकता है ना। ये लॉट्स वाला एग्जांपल एक बार और समझा रहे तो अच्छे से, कि आपको हमेशा के लिए बैठ जाए। जब आप कंपनियों से शेयर डिबेंचर्स खरीदते हो तो आपको पता है ना, मिनिमम लॉट्स में खरीदना पड़ता है। कंपनी एक मिनिमम लिमिट डिसाइड करती है कि इतने तो खरीदने होंगे, ठीक है, वो एक अलग चीज हो गई। अब जब आप इसको ट्रेड करेंगे मतलब बेचेंगे, तो नॉर्मली क्या होता है कि पहले फिजिकल फॉर्म में जब आप ट्रेड करते हैं इसको, तो उसके लॉट्स डिसाइड होते थे। फॉर एग्जांपल जैसे एक ऑड लॉट होता है, ऑड लॉट का मतलब होता है 100 से कम शेयर, मतलब 1 से लेकर 99 तक एक लॉट डिसाइड होता था। जैसे फॉर एग्जांपल 75। जो बेसिक लॉट है, वो जो बेस लॉट होता है, वो होता है एक लॉट पे 100 शेयर्स। 100 से कम है तो उसको बोलते हैं ऑड लॉट,
इन्हें 1 से लेकर 99 शेयर तक आपको एक रेंज दी जाती थी कि इतने शेयर्स को आप एक साथ एक बार में ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल 75 और 100 के ऊपर है तो फिर उसको आप इवन लॉट या बोर्ड लॉट्स भी कह सकते हैं। जैसे आपने बोला कि एक लॉट में आप 300 शेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं, तो 100 × 3 300 होता है। तो ये भी एक प्रकार का ऑड लॉट मतलब बोर्ड लॉट हुआ, इवन लॉट हुआ, है ना। तो ऐसे लॉट्स डिसाइड होते थे कि ट्रेड करने के लिए। अब इसमें क्या लिखा है, ये सब खत्म कर दिया इन लोगों ने, अबॉलिश कर दिया। मतलब अब आप एक शेयर्स को भी ट्रेड कर सकते हो डीमैट फॉर्म में, इन एक शेयर को भी बेच सकते हो, खरीद सकते हो। अब एमआरएफ का एग्जांपल ले लो, आज 3 रुपए डिविडेंड दिया उन्होंने अपने शेयर होल्डर को, पागल होगा उसके एक 60-65 हज़ार का उसका शेयर है, तो वो एक शेयर को भी ट्रेड कर सकता है, बेच और खरीद सकता है। मतलब कोई मिनिमम मैक्सिमम लिमिट नहीं है अभी। जैसे मैंने कहा बेसिक लिमिट कितनी होती थी ट्रेड करने के लिए लॉट में, एक 100 शेयर जो बेसिकली होती है। ऑड लॉट का मतलब क्या होता है, 1 से लेकर 99 तक के शेयर, मतलब 100, 75, 70, 55, 50, 45, लॉजिक समझ रहे हो। और 100 से ऊपर वाले को बोलते थे हम लोग बोर्ड लॉट, इवन लॉट। यानी एक लॉट डिसाइड किया। एनएसई की एक लिमिट होती है, एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, इतने लॉट के शेयर्स को ट्रेड किया जाएगा। डीमैट फॉर्म में ये सब नहीं है, एक शेयर को भी बेच सकते हो आप, ट्रेड कर सकते हो। मिनिमम लॉट वाला एग्जांपल ही उन्होंने खत्म कर दिया। ये समझा आपको ऑटोमेटिक क्रेडिट। कंपनी के कुछ ऐसे एक्शंस जिससे आपको नुकसान हो सकता है या आप अनसर्टेन हो सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। कौन कौन से एक्शन है कंपनी कैसे, जैसे उन्होंने डिविडेंड दिया आ जाएगा, बोनस इशू किया मिल जाएगा, राइट इशू आपको तो पता ही है राइट इशू क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दोबारा मौका आ जाएगा पैसा उसका, है ना, उसका भी बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अर्ली रिडेम्पशन और डिवेंचर का मतलब क्या होता है, समय से पहले जब आप डिवेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं। मर्जर्स का मतलब पता है, जब 2 कंपनियां मर्ज हो रही हैं तो हो सकता है आपको ना पसंद आया हो तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, आप कंपनी से अगर अलग होना चाहते हैं, या कंपनी किसी और कंपनी को एक्वायर कर रही है या एक्वायर हो रही है, तो ये कंपनी के कुछ एक्शंस है, लिखा है ना इसमें, जो आपको इंपैक्ट कर सकते हैं या आपकी सिक्योरिटीज को। हो सकता है ना मर्जर के बाद में शेयर्स की वैल्यू गिर जाए या बढ़ जाए, तो बढ़े तो आपको क्रेडिट होना चाहिए आपके अकाउंट में, गिर जाए तो फिर आपको उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। मतलब आपको शेयर होल्डर्स को हमेशा ध्यान रखना है। अल्टीमेटली यहाँ ये बोल रहा है कि जो भी बेनिफिट्स मिलेंगे आपको मर्जर्स होने पर, एक्विजिशन होने पर, अब जैसे वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को अगर एक्वायर किया, एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, टाटा ने जगवार को, तो उस पर बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, वो बेनिफिट्स आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, है ना। ये इन्वेस्टर्स के बेनिफिट थे। लॉट वाला समझा, मिनिमम मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। 100 वाला एक बेस लिमिट होता है, एक लॉट में 100 शेयर्स होते हैं, 100 से कम मतलब 1 से 99 को हम बोलते थे ऑड लॉट। इतने शेयर्स को आपको ट्रेड कर, और वो लॉट की लिमिट कौन डिसाइड करता था, कंपनी, या फिर जिस स्टॉक एक्सचेंज में वो ट्रेड हो रहे हैं, एनएसई और बीएसई। मगर अब डिमेटराइज फॉर्म में आप एक शेयर का भी लॉट हो सकता है, मतलब एक शेयर को भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो समझ में आ ही गया होगा आपको। एक कंपनीज वाला, इसको पढ़ के खत्म करते हैं। कंपनीज को क्या क्या बेनिफिट्स हैं। कंपनीज अप टू डेट इन्वेस्टर इन्फॉर्मेशन दे सकती है डिपॉजिटरी के थ्रू अपने इन्वेस्टर्स को, है ना। आप तो कितने एप्लीकेशंस आ गए आपने देखा होगा, है ना, कि जो मनी कंट्रोल, ये फलाना डमकाना, मेरे को एक्चुअली नाम ये भी नहीं याद नहीं आ रहे, जो डीमैट फॉर्म में आपको पूरी तरीके से इन्फॉर्म करते रहते हैं कौन से कंपनी के शेयर्स किस तरफ जा रहे हैं, आप बेच सकते हैं। आपके बैंक के मैसेजेस आते रहते हैं आप लोगों को। कंपनी के खर्चे कम हो जाएंगे क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डील करना है आपको, बराबर है ना आपको शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में इशू करना है, ना ट्रांसफर फॉर्म्स, ना डिबेंचर सर्टिफिकेट्स। बेटर रिलेशंस क्रिएट होते हैं क्योंकि आपके बिहाफ में सर्विसेज कौन दे रहा है, डिपॉजिटरी, उसके बिहाफ में कौन दे रहा है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो अल्टीमेटली क्या होता है, टाइम बचता है, एफर्ट्स कम लगते हैं, बेहतर क्वालिटी सर्विसेज जाती है, बेटर कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, नॉर्मली जो कंप्लेंट्स आती थी वो किस हिसाब से, सर्टिफिकेट घूम गए, सिग्नेचर गलत है, समय बहुत ज्यादा लग रहा है ट्रांसफर के लिए, तो वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी ना। और डिपॉजिटरी फॉर्म में आप अपने पढ़े ना, एडीआर, जीडीआर, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकते हैं। बाहर से पैसा बाहर अपने सिक्योरिटीज को इशू कर सकते हैं और आप खुद बाहर खरीद सकते हैं, है ना। एडीआर, जीडीआर के रूप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, है ना, इशू कर सकते हैं और आप बाहर खुद खरीद सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली तो बस बाहर वाली आपको डिपॉजिटरी पे अपना अकाउंट खोलना होगा या उसके थ्रू ट्रेड करना होगा, जैसे उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन डिपॉजिटरी। ठीक है, तो ये कंपनी के बेनिफिट्स हो गए। और ये इन्वेस्टर्स के भूलना मत, ये पॉइंट्स पढ़ा है सब भूलना मत। फ्रीज मतलब अपने अकाउंट को लॉक कर दिया, अब से बिना पूछे आपका बैंक ट्रेड नहीं करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेगा, डेबिट क्रेडिट नहीं करेगा। ठीक है, ये सब पढ़ लीजिए और इस पे क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। कुछ आपको डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है।